एडोर फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत एटॉमिक फिजिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एटॉमिक फिजिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज का दूसरा वीडियो है। ठीक है। पहले वीडियो में जब हम लोग रिड्यूस मास करेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। रिड्यूस मास करेक्शन के बारे में जब पढ़ रहे थे तब वहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ था ना ई का, उसमें आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे। वहाँ पे जो है वो जेड का स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर बाई क्या बोलना चाहिए, एन स्क्वायर होगा। ठीक है, -13.6। आप लोग याद रखेंगे कि जो एनर्जी ई होती है, ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के जो है वो प्रोपोर्शनल होती है। तो वहाँ पे उसे जो थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने जो पढ़ा, ठीक है, वो था हम लोग का ये जो है एटॉमिक मॉडल के बारे में था। ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हम लोग का क्लास होगा वो होगा एटॉमिक फिजिक्स में जो स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलते हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में जो है वो पढ़ेंगे और इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है। कल जो क्लास होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, यानी मॉलिक्यूल में जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से दिखाई देता है। ये जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, एटॉम में जो है वो मॉलिक्यूल किस टाइप से दिखाई देंगे उसके बारे में। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है हम लोग का फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। ठीक है। जब बोर ने अपना थ्योरी दिया था तब बोर ने किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो है हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है। ये एनर्जी लेवल जो है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं एनर्जी लेवल जो है वो पास पास आ जाते हैं। ये n=1 है हम लोग का, ये n=2, ये n=3 और ये n=4। ठीक है। तब यहाँ क्या होता है, अलग अलग ट्रांजिशन होता है। जो पहला ट्रांजिशन होता है वो होता है हम लोग का n=2 से n=1 में। ठीक है, ये पहला ट्रांजिशन होता है। इसके बाद n=1 में ये ट्रांजिशन, ठीक है, ये ट्रांजिशन, और n=1 में जितने भी ट्रांजिशन होते हैं इन ट्रांजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो ट्रांजिशन होता है वो n=2 में अलग अलग एनर्जी स्टेट से जो है वो n=2 में होता है। ठीक है। इस ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं बार्मर। ये जितने भी ट्रांजिशन n=1 में होंगे इसे हम लोग बोलते हैं लाइमन। ठीक है। और ये जो है हम लोग का क्या है, ये बाल्मर है। ठीक है। आप लोग हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़े हैं। अब हम लोग क्या, ये तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हो गया। अब देखो फाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है। अगर हम लोग हाई रिजोल्यूशन पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें तो ये जो लाइन है, ठीक है, इसे एल अल्फा लाइन बोलते हैं। ये जो एल अल्फा लाइन है ये क्या होता है, इसके ये जो है और कंपोनेंट से बना हुआ होता है। भले उनकी इनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, लेकिन ये जो है और दो क्या बोलना चाहिए, कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। और ऐसा क्यों होता है, देखो ये अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल अल्फा की बात करेंगे। यहाँ पे जो है हमारा एनर्जी लेवल, हम लोग जानते हैं कि जब एल एस कपलिंग होता है, ठीक है, तो ये जो n=2 है ये दो लेवल में जो है वो टूट जाता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एल के लिए अगर हम लोग देखें, ये l=1 के लिए एक स्टेट होगा और एक स्टेट जो होगा वो l=0 के लिए होगा। ठीक है। और n=1 में सिर्फ और सिर्फ l का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। l जो है हम लोग का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है। l=1 यानी कि ये जो है p, स्मॉल p स्टेट, और ये जो है स्मॉल s स्टेट है। ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें एल एस कपलिंग होता है। ये तो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिट हो गया। अब क्या होगा, एल एस कपलिंग होगा। और जब एल एस कपलिंग होगा, यहाँ पे देखो p ऑर्बिट के लिए, पी ऑर्बिट के लिए अगर हम लोग देखें तो एल का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है। और इसके लिए एस यानी कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना है, हाफ। ठीक है। तो जे का वैल्यू कितना आ जाएगा, जे का वैल्यू आ जाएगा 3/2 और 1/2, ये दो वैल्यू आ जाएगा। अगर इसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखें तो ये आ जाएगा हम लोग का 2p 3/2 और 2p हाफ आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल जो है दो और एनर्जी लेवल में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। और ये एनर्जी लेवल क्या होता है,
इसमें से ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो जो लेज़र वैल्यू होगी, मतलब जो वैल्यू जे का जिसमें कम वैल्यू होगा वो जो है हमारा ग्राउंड स्टेट होगा, 2p हाफ और 2p3/2। ठीक है, और यहाँ पे एस इक्वल टू ज़ीरो के लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे एल इक्वल टू ज़ीरो लें, ठीक है, मतलब एस ऑर्बिट के लिए, ये एस ऑर्बिट है, एस ऑर्बिट के लिए यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, यानी जे का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2s हाफ। ठीक है, तो ये होता है एल एस कपलिंग के कारण, एल एस कपलिंग के कारण, या फिर ये जो है जे टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम वाला है। ये क्या है, ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो एल अल्फा लाइन है, ठीक है, ये एल अल्फा लाइन जो है हमें कैसे मिलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये भी एस होगा, ये 2s भी होगा। यहाँ पे मैं और एक स्टेट बना दे रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे 2s स्टेट भी होगा, 2s हाफ स्टेट भी होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं सिलेक्शन रूल जो होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए डेल एस इक्वल टू ज़ीरो, डेल एल इक्वल टू प्लस माइनस वन होता है, यानी एस से एस में जो ट्रांजिशन है वो नहीं होगा। ठीक है, और डेल जे इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो प्लस माइनस वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसे जनरली नहीं लिखते, इन दोनों को ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो ट्रांजिशन कैसे होगा, एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगा, क्लियर है, और एक ट्रांजिशन कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ। इस तरह से जो है ये दो ट्रांजिशन होगा, यानी जो एल अल्फा लाइन है वो दो और अलग अलग लाइनों में जो है वो टूट जाती है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। क्लियर है, ये जो एल अल्फा लाइन है, ये सिर्फ ये एल अल्फा लाइन ही है ना, एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू टू में जो है ये ट्रांजिशन हो रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे एल अल्फा लाइन। ठीक है, तो ये जो है एल अल्फा लाइन में हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है हम लोग का फाइन स्ट्रक्चर, मतलब ये जो एक अवयवी लाइन होता है ये और कई लाइनों से जो है वो मिलके बना हुआ होता है, इसे हम लोग बोलेंगे डबलेट, ये जो है वो डबलेट होता है। ठीक है, इस टाइप से अगर कोई तीन ये जब हम लोग क्या बोलना चाहिए, ये इसके लिए देखेंगे, ठीक है, बी अल्फा के लिए देखेंगे, तब ये जो है एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, इसमें जो है वो तीन तरह का जो है वो ट्रांजिशन हमें देखने को, मतलब तीन लाइनें जो है वो देखने को मिलती हैं, ये ट्रिपलेट होता है, इस टाइप से हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये था फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। अब हम लोग देखते हैं और भी जो फाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा शुरू होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जनरली दो टर्म हम लोग सुनते हैं, एक होता है नॉन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट और एक होता है पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट। तो नॉन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट क्या होता है, द ऑर्बिट फॉर विच एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वैल्यू आर वेरी लाइक इक्वल टू द हाइड्रोजन लाइक एटॉम। ठीक है, ऐसा क्या बोलना चाहिए, ऐसा ऑर्बिट जो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं दिखाता, मतलब अगर उसके लिए हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करें, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वैल्यू आर वेरी लाइक इक्वल टू द हाइड्रोजन लाइक एटॉम। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन लाइक एटॉम की तरह होता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के कारण जैसा एनर्जी हम लोग निकालते हैं, इसके लिए भी हम लोग उस टाइप से जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसे ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। जनरली जो एफ ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट होता है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, देखो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट दैट आर अप्रिशिएबली डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटॉम। मतलब ऐसे ऑर्बिट जो हाइड्रोजन लाइक एटॉम पे जो है वो इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, और उनके कारण जो है उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, ऐसे ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिट दैट अप्रेसिएबली डिफरेंट, जो कि अलग होता है, ठीक है, किसी हाइड्रोजन लाइक एटॉम के एस ऑर्बिट से जो है अलग होता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। जैसे लिथियम के लिए जो एस ऑर्बिट होगा वो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट होगा, एस और पी ऑर्बिट किसके लिए, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए। ठीक है, एस पी डी ऑर्बिट ये रुबिडियम और सीजियम के लिए। तो ये सब जो है वो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है हम लोग का डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइली स्पेक्ट्रा। अब देखो एल्काइली स्पेक्ट्रा, एल्काइली स्पेक्ट्रा देख लेते हैं, ठीक है। एल्काइली क्या होता है इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। ये जनरली जो है वो प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं, ठीक है। ये जो है प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रथम वर्ग के तत्व इन्हें एल्कलाई बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो स्पेक्ट्रम मिलता है, जैसे अभी हम लोग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देख रहे थे, डबलेट मिल रहा था, तो इनका जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमें क्या मिलता है, डबलेट मिलता है। देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो है आपको बता देता हूँ। आप लोग याद रखेंगे कि ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो डबलेट मिलता है, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल सीरीज, इसमें जो है 4 सीरीज होते हैं, ठीक है। जो एल्काइली स्पेक्ट्रा होता है, ये आगे जो स्पेक्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे एल्काइली और एल्कलाइन दोनों के लिए जो है ये 4 सीरीज जो है हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन में सीरीज था अलग अलग, ऐसे ही ये एल्काइली स्पेक्ट्रा जो होते हैं ये हाइड्रोजन से थोड़ा सा अलग होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है वो 4 सीरीज हम लोग को देखने को मिलेगा। 4 सीरीज में कौन कौन सा, सबसे पहला होता है प्रिंसिपल सीरीज, ठीक है। दूसरा होता है शार्प सीरीज, तीसरा होता है डिफ्यूज सीरीज, और चौथा होता है फंडामेंटल सीरीज, ठीक है। ये 4 सीरीज जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो प्रिंसिपल सीरीज होता है पी से शुरू हो रहा है, यानी कि ये ट्रांजिशन जो है वो पी से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा, एस पे खत्म होगा, ठीक है। ये होता है हम लोग का प्रिंसिपल सीरीज। शार्प सीरीज एस से शुरू हो रहा है, तो ये जो है एस से शुरू होगा और पी पे खत्म होगा। डिफ्यूज सीरीज डी से शुरू हो रहा है, तो ये भी ट्रांजिशन जो है वो डी से शुरू होगा और पी पे खत्म होगा, ठीक है। फंडामेंटल सीरीज एफ से शुरू हो रहा है, तो ये एफ से शुरू होगा और एम पे क्या, डी पे जो है वो खत्म होगा, ठीक है। जनरली ये एन जहाँ से शुरू होता है उसे हम लोग एन ऑर्बिट बोलते हैं, और जहाँ पे खत्म होता है उसे एम ऑर्बिट जो है वो नाम दिया जाता है, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये डबलेट होता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि ये डबलेट होता है, ये भी डबलेट होता है, ये ट्रिपलेट होता है। जो डिफ्यूज सीरीज और जो फंडामेंटल सीरीज होता है इसे, ये जो है वो ट्रिपलेट होता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो ट्रिपलेट है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड डबलेट, क्योंकि एक जो लाइन है इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। ट्रिपलेट आर आल्सो नॉन एज कंपाउंड डबलेट, क्योंकि दो ही लाइन जो है वो अच्छे से दिखती है और एक की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड डबलेट बोलते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में होते क्या है, ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। देखो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे पी ऑर्बिट से होता है, पी ऑर्बिट का स्प्लिटिंग होता है, तो दो दो जो है हमें सेल मिलते हैं। एक कौन सा है, 2p हाफ और 2p3/2, और ये क्या है, 2s हाफ से जो है, 2s हाफ में जो है ट्रांजिशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये डबलेट क्यों मिलता है, क्योंकि ये जो है 2s हाफ से जो है वो ट्रांजिशन होता है p हाफ और p3/2 में ट्रांजिशन होता है, ठीक है। इसलिए ये जो है हमें डबलेट मिलता है। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में क्या क्या है, d3/2, 2d3/2 और 2d5/2। 2p से ट्रांजिशन होता है 2p हाफ, और 2p3/2 में जो है वो ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तब यहाँ पे जो एक ट्रांजिशन है वो जो है वो अलाउड नहीं होता, कौन सा, ये जो 5/2 से 1/2 में जो है वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। क्योंकि देखो, ये 5/2 से इसमें अगर हम लोग डेल जे निकालें, ये जे का वैल्यू है, डेल जे निकालें तो कितना आ जाएगा, डेल जे का जो वैल्यू है वो -2 आ जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है, नॉट अलाउड। इसीलिए जो है एक एक लाइन तो हमें नहीं मिलेगा, यानी कि जो है 3 ट्रांजिशन मिलेंगे। कौन कौन सा ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन, देखो अलाउड ट्रांजिशन कौन कौन सा हो जाएगा, ये जो 3/2 से हाफ में ट्रांजिशन हो सकता है, 3/2 से 3/2 में ट्रांजिशन हो सकता है, और 5/2 से जो है वो 3/2 में ट्रांजिशन हो सकता है। तो ये जो 3 ट्रांजिशन है वो पॉसिबल है। इसके बाद आता है ट्रिपलेट सीरीज। इसके बाद आता है फंडामेंटल सीरीज। ये जो होता है ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड डबलेट। इसमें भी सेम, यहाँ पे देखो 5/2 से जो है वो 3/2 और 5/2 में ट्रांजिशन होगा, लेकिन 7/2 से 3/2 में ट्रांजिशन नहीं होगा। कहाँ ट्रांजिशन होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5/2 में ट्रांजिशन होगा, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे भी 3 लाइन हमें देखने को मिलता है, लेकिन एक की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए
यहाँ पे हमें इसे हम लोग डबलेट ही बोलते हैं, ठीक है, कंपाउंड डबलेट बोलते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें वेव नंबर, ठीक है, ये जो है वेव नंबर है हमारा। वेव नंबर जो है इसके लिए क्या होता है देखो, ये रीडबर कांस्टेंट आर 1+s का स्क्वायर माइनस 1/m+p का स्क्वायर, ठीक है, ये जो है जनरली 1s में जो है वो ट्रांजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। आगे यहाँ पे इसका डायग्राम होगा, इसका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये जो है 2p ट्रांजिशन देखने को मिलता है, इसलिए 2+p, यहाँ पे भी 2+p, यहाँ पे 3d में इसलिए 3+d का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल सीरीज है हमारा p से शुरू होता है, ठीक है, ये s से शुरू होता है, ये d से शुरू होता है और ये f से शुरू होता है। m, ये तो है m के साथ जो है वो प्लस में रहता है। यहाँ पे ये सब वैल्यू जो है वो लिखा हुआ है, इसे एक बार आप लोग देख लेंगे। हो सकता है कि कभी मतलब एक आध क्वेश्चन जो है इससे पूछ ले। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, इंटेंसिटी रेशियो। देखो इंटेंसिटी रेशियो क्या होता है। अच्छा, ये इंटेंसिटी जो रेशियो होता है ना, ये भी हुन का ही प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर आप लोग को याद हो तो हुन का प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे किसके लिए, ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये भी जो है बेसिकली हुन का ही प्रिंसिपल है ये, इसे लेकिन हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है, इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी इन एनी डबलेट इफ डेल जे प्लस माइनस डेल जे जो है वो डेल एल के बराबर हो, ठीक है। अगर डेल जे का वैल्यू डेल एल के बराबर है तब इसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर मोर देन वन डेल जे, अगर डेल जे इक्वल टू डेल एल का जो वैल्यू है वो क्या बोलना चाहिए, एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक से ज़्यादा लाइन के लिए है, तब हम लोग क्या देखेंगे, देखो रिलेटिव इंटेंसिटी। अच्छा, लार्जेस्ट जो जे होगा, ठीक है, उसकी जो क्या बोलना चाहिए इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डेल जे इक्वल टू डेल एल जो होगा उसका जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डेल जे इक्वल टू डेल एल अगर दो से अधिक वैल्यू के लिए है, ठीक है, तब जो है वो लार्जेस्ट जे जिसके लिए जे का वैल्यू अधिक होगा उसकी इंटेंसिटी जो है वो अधिक होगी, ठीक है, वो जो है स्ट्रॉन्गेस्ट वन होगा। इसके बाद आता है हम लोग का रिलेटिव इंटेंसिटी। रिलेटिव इंटेंसिटी देखो, the sum of intensity of those line of a multiple which come a common initial value, जो कि एक कॉमन इनिशियल लेवल में आते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम वेट टू जे ऑफ दैट लेवल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो आई जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 2j+1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है अलग अलग हमारे पास एनर्जी स्टेट है, ये इस टाइप से एनर्जी स्टेट है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि जे इक्वल टू 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है। यहाँ पे यहाँ पे जो है ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो है सेम स्टेट में आ रहे हैं, तब किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ये जो है किस पे डिपेंड करेगा, ये जे के वैल्यू पे जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये कॉमन एक ही में अगर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन, क्योंकि दोनों जो है वो एंड कहाँ पे हो रहे हैं, 1 पे हो रहे हैं, तो इन दोनों का जो रिलेटिव इंटेंसिटी होगा वो जिसके लिए जे का वैल्यू अधिक है वो उसके लिए जो है वो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है, एक एक स्टेट से जो है वो अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, आई इज प्रोपोर्शनल टू जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। या इसको उल्टा ही लिख देता हूँ मैं, ये एब्जॉर्प्शन के लिए हो जाएगा।
अब देखो ये एक ही स्टेट से शुरू हो रहे हैं और एक जो है यहाँ जा रहा है और एक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उस केस में भी ये जो इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 2j+1 के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। यानी कि क्योंकि दोनों सेम हो गया क्या? हाँ नहीं ठीक था, ठीक है। दोनों जो है वो अलग अलग लेवल पे जा रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो भी ये जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं उसके लिए जो जे का वैल्यू है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, उसके जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। तो ये होता है इंटेंसिटी रेशियो। अच्छा ये फिर से आ गया क्या? सेम पेज है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? टू ट्रीट एन एल्काइली एटॉम लाइक हाइड्रोजन एटॉम, न्यूक्लियर चार्ज मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अगर हम लोग को एक एल्काइली एटॉम, ठीक है, एल्काइली एटॉम मतलब जो पहले वर्ग के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना की तरफ से फरियाद वाला जो रहता है, ठीक है, उसके लिए ये क्या बोलना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसे जेड एन मतलब जो भी एटॉम है उसके एटॉमिक नंबर इनटू जेड से जो है वो मल्टीप्लाई रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं जेड एन इफेक्ट, जेड एन को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जेड एन का वैल्यू क्या होता है, देखो जेड एन का वैल्यू होता है जेड माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर में हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर देते हैं, तब हमें जो है वो जेड एन का वैल्यू मिल जाता है। अगर हाइड्रोजन लाइक एटॉम के लिए आपको पता हो तो हाइड्रोजन लाइक एटॉम के लिए हम लोग जानते हैं कि ई एन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, ठीक है। एल्काइली एटॉम के लिए, एल्काइली एटॉम के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 जेड एन का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल्काइली एटॉम के लिए जो एनर्जी है हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जेड एन का स्क्वायर होगा, क्लियर है। तब जो है ये जब हम लोग ये इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट लेते हैं ना, तब हम लोग इनके लिए जो है बोर मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है रिलेटिव इंटेंसिटी का जो है वो ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर ऑफ टर्म्स एंड फाइन स्ट्रक्चर लेवल, ठीक है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। हीलियम, अब आते हैं हीलियम का स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हो गया, ये कुछ बेसिक टर्म हो गया। अब आते हैं हीलियम का स्पेक्ट्रम में। देखो हीलियम का जो हीलियम जो एटॉम होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है पैरा हीलियम बोलते हैं इसको, ठीक है, ये सिंगलेट होता है। एक होता है आर्थो हीलियम, ये जो है वो ट्रिपलेट होता है। ऐसा बेसिकली क्यों होता है, देखो यहाँ पे जो है वो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन में जो है वो दो स्टेट पॉसिबल है, दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एस एक के लिए जो है वो हाफ है, ठीक है, वेक्टर हाफ, और दूसरे के लिए भी वेक्टर हाफ है। तो एस और एस प्लस एस क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो कैपिटल एस है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वेक्टर हाफ प्लस वेक्टर हाफ आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 1। तो एस इक्वल टू 0 के लिए क्या मिलता है, हमें सिंगलेट मिलता है। और एस इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें क्या मिलता है, ट्रिपलेट मिलता है। तो इस तरह से दो जो है वो हीलियम एटॉम मिलते हैं, एक पैरा हीलियम और एक क्या होता है, आर्थो हीलियम, ठीक है। सिलेक्शन रूल वही है, डेल एस इक्वल टू 0, डेल एल इक्वल टू, क्योंकि अब यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिलेक्शन रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे, 0 ± 1 और डेल जे इक्वल टू 0 ± 1, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जो एनर्जी लेवल से हमें देखने को मिलता है। सबसे ग्राउंड स्टेट जो है वो 1s, उसके बाद 2s 2p, ठीक है, उसके बाद 3p 3s 3p और 3d, उसके बाद 4s, ठीक है, इस टाइप से जो है वो रहेगा। इसके बाद 1p से 1s में जो है वो ट्रांजिशन होता है, प्रिंसिपल सीरीज, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सीरीज। शार्प सीरीज में क्या होगा, एस से 2p में। डिफ्यूज डिफ्यूजन डिफ्यूज सीरीज में क्या होता है,
डी से जो है वो 2p में ट्रांजिशन होता है, और फंडामेंटल सीरीज में क्या होता है, एफ से जो है वो 3d में ट्रांजिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल सीरीज अगर हम लोग आर्थो के लिए देखें तो भी सेम, पी से 2s में, ये एस से 2p में, ये डी से 2p में, और ये एफ से 3d में। इसके बाद ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोलना चाहिए, हीलियम एटॉम। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो है 1s 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 1s में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s 2s में हो सकते हैं। ठीक है, 1s 2p में हो सकते हैं, 1s 3s में हो सकता है, 1s 2p में हो सकता है, 1s और 1d में हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस टाइप से रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे L इक्वल टू जीरो, L इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे जो है इसका स्प्लिटिंग होगा, जैसे ये एस एस के लिए, इसके लिए जो स्प्लिटिंग है हमें इस टाइप से देखने को मिलता है। ये एस और एस 2s के लिए भी जो है स्प्लिटिंग यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे एक एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। 1s और 2p के लिए, 1s और 2p के लिए भी हमें स्प्लिटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है अलग अलग स्प्लिटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हाँ, ये जो 1s और 2p के लिए हमें स्प्लिटिंग क्या देखने को मिलेगा, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों जो स्प्लिटिंग है वो हमें 1s और क्या बोलना चाहिए, 2p के लिए जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखो ये 1s और 3d, 1s और 3d के लिए जो है स्प्लिटिंग, अच्छा यहाँ पे 1s और 3s है, 1s और 3s के लिए ये। ठीक है, उसके बाद ये 3 है ना, ये जो है वो 3 होगा, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे ये 1 होगा। ठीक है, और 1 मतलब 1s और 3p के लिए जो स्प्लिटिंग है वो हमें ये एनर्जी लेवल देखने को मिलेगा, 3p 0 1 2 3। ठीक है, और 1s और 3d के लिए जो स्प्लिटिंग है ये हमें देखने को मिलेगा। ये भी एक्चुअली 3 ही लेवल है, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दिया हूँ, ये जो है 3 लेवल है, जैसे ये 3 लेवल है ना। ठीक है, इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3p 0 1 और 2, तो ये इस टाइप से जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑर्डर लिखा है ना, ये हाँ ये उल्टा लिखा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 जो है वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा। ये देखो, यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशन, अलग अलग ट्रांजिशन जो है वो दिखाया गया है। ये 3p से, मतलब 3p से जो है वो 3s में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, ये 4s से 3p में ट्रांजिशन हो रहा है, ये प्रिंसिपल सीरीज है हम लोग का। ठीक है, ये जो है शार्प सीरीज है, ये d से जो है p में ट्रांजिशन हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज सीरीज। ठीक है, f से d में ट्रांजिशन हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल सीरीज। तो ये जो है आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग हीलियम एटॉम के बारे में। ठीक है, हीलियम एटॉम का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखो, अगर अगर हम लोग कंपेयर करें, बोर मॉडल हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो हाइड्रोजन लाइक एटॉम हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीलियम से जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के हीलियम आयन बनाना पड़ेगा। ठीक है, H प्लस जो है वो हीलियम आयन है। अब हीलियम आयन का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बोर मॉडल का यूज़ करके, और ये वैल्यू कितना आएगा, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटॉम का यहाँ पे थ्योरी हम लोग अप्लाई किए हैं हीलियम के लिए, तो हीलियम का जो ग्राउंड स्टेट है वो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आ जाएगा। आप लोग ये याद रखेंगे, ये क्या है, हीलियम H प्लस का जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ He प्लस आयन। ठीक है, उसके बाद He एटॉम, हीलियम एटॉम के लिए जो आ, ये हीलियम प्लस आयन के लिए था, हीलियम एटॉम के लिए कितना आना चाहिए, ये -108.8
8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आना चाहिए, लेकिन ये जो है इतना नहीं मिलता हमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी देखने को मिलता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है? इसीलिए ये जो एनर्जी है वो कम हो जाता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की बात करें तो इसका जो वैल्यू होता है वो 30.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इसी के कारण जो हीलियम एटॉम है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाती है? कम हो जाती है। हीलियम एटॉम की जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का वैल्यू कितना आता है? -74.8 आता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अब आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो, हाइड्रोजन लाइक एटॉम के लिए हम लोग पढ़े थे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इक्वल होता है 13.6 सभी के लिए आया था, लेकिन हीलियम एटॉम के लिए नहीं होगा। देखो, हीलियम एटॉम के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो माइनस बाइंडिंग एनर्जी यानी कि 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और ये क्या होता है? ये एक्चुअली होता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, ठीक है? मतलब यहाँ अब एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है? लेकिन जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो कितना है? 74.8 हो जाएगा, ठीक है? ये जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? जितने भी इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक आवश्यक होगा उसे हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन, ये टोटल एनर्जी कितना है? 74.8 है, ठीक है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है? 54.4 है। यानी कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितना हो जाएगा? 24.58 हो जाएगा, ठीक है? ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है -74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप लोग याद रखेंगे कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 24 पॉइंट सेकेंड ना सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 24.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? और ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होता है? EGS इक्वल टू होता है -37 सॉरी 74 -74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये चार चीज़ें जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? बाइंडिंग एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी। इसके बाद देखते हैं अल्काइली स्पेक्ट्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। द शार्प सीरीज एंड द डिफ्यूज सीरीज हैव कॉमन कन्वर्जेंट लिमिट। इनका जो कन्वर्जेंट लिमिट होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है, ठीक है? जहाँ पे ये जो कन्वर्ज करते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? R/2P होता है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि ये जो है इनका मतलब लास्ट लाइन होता है, कन्वर्जेंट लिमिट होता है, फर्स्ट रनिंग टर्म। द कन्वर्जेंट लिमिट ऑफ प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज के लिए जो कन्वर्जेंट लिमिट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? R/1+S, ठीक है? कन्वर्जेंट लिमिट फॉर फंडामेंटल सीरीज, फंडामेंटल सीरीज के लिए जो कन्वर्जेंट लिमिट होगा इज इक्वल टू द फर्स्ट रनिंग टर्म, ये जो है इसके बराबर होगा, ठीक है? ये आप लोग कुछ फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद देखो एल्काइली एटॉम होते क्या हैं। एल्काइली एटॉम जो होते हैं ये जो पहले वर्ग के तत्व हैं, ठीक है? लिथियम, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये सब जो है इसे हम लोग बोलते हैं एल्काइली एटॉम बोलते हैं, ठीक है? और इसका जो स्पेक्ट्रा होता है जैसे हम लोग अभी पढ़े थे, ठीक है, जो जो सीरीज पढ़े थे वो उस टाइप से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? इसमें एक जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो है सोडियम का डी लाइन। सोडियम डी लाइन क्या होता है? देखो, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम लोग अभी देखे थे, ठीक है? हाइड्रोजन में हम लोग देखे थे कि एस और पी जो है वो क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे था हम लोग का ये जो है एक्चुअली क्या है, ये 1s है, ये 2p है, ठीक है? अच्छा, ये एस और पी ये रहने देते हैं इसे।
यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है वो देखो कैसे होता है। यहाँ पे अगर हम लोग एल एस कपलिंग, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में स्प्लिटिंग कैसे होगा, एस के लिए जो स्प्लिटिंग है वो क्या आ जाएगा, 1s हाफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एल का वैल्यू 0 और स्मॉल एस का वैल्यू आ जाएगा हाफ। तो कैपिटल एल का वैल्यू, कैपिटल एस का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और कैपिटल एल का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा। मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है ये, ठीक है। और क्या बोलना चाहिए, एल इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे कैपिटल एस, और जे का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल प्लस एस हाफ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे पी में भी स्प्लिटिंग होगा, 2p 3/2 और 2p हाफ, ठीक है। दो एनर्जी लेवल्स में जो है वो स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब जब ये हाफ से यहाँ ट्रांजिशन होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं D1 लाइन, ठीक है। और जब 3/2 से हाफ में ट्रांजिशन होगा तब इसे हम लोग बोलते हैं D2 लाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ये जो D1 और D2 लाइन है इसके लिए तरंग दैर्ध्य जो है वो कभी कभी पूछ लेता है। तो जो D2 लाइन है इसके लिए होता है 5889, ठीक है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसको याद रखेंगे। या फिर इसे हम लोग जनरली 5890 एमस्ट्रॉम जो है वो लेते हैं। इसके लिए कितना होता है, 9596, 589596। तो ये जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये D2 लाइन है और ये जो है वो D1 लाइन है, लैम्डा D1 है ये, ठीक है। और ये क्या है, लैम्डा D2 है। D2 लाइन का जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होता है किससे, D1 लाइन से, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे इसकी एनर्जी, ये D2 लाइन के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, यानी इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके लिए एनर्जी कम होगी इसलिए इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग स्प्लिटिंग देखें, ठीक है, स्प्लिटिंग जब होगा तब जो है वो स्प्लिटिंग हमें किस टाइप से देखने को मिलेगा, किस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। तो जो पी होगा ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो पी आएगा, ठीक है, इसमें जो है स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है। उसके बाद जो डी होगा उसमें स्प्लिटिंग कम होता है, और उसके बाद एफ जो होगा उससे स्प्लिटिंग इनके कंपेरिजन में और भी कम होता है, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा, ये 5/2 3/2 डी के लिए, 3/2 हाफ पी के लिए, ठीक है, इसके लिए 7/2 5/2। तो इस टाइप से जो है वो स्प्लिटिंग होता है। ये जो है यहाँ पे लिखा गया है, देखो फंडामेंटल डबलेट लिखा गया है, ये एक्चुअली होता ट्रिपलेट है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 3 ट्रांजिशन होगा लेकिन इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल डबलेट, ये डिफ्यूज डबलेट, ये शार्प डबलेट, और ये जो है वो ट्रिपलेट। इसे कभी कभी जो है वो कंपाउंड, कभी कभी नहीं, कंपाउंड ही डबलेट बोलते हैं, ठीक है। कभी कंपाउंड डबलेट भी लिखा हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ये इंटेंसिटी रेशियो, द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन इन एनी डबलेट्स अराइज फ्रॉम ट्रांजिशन इन विच एल एन ए चेंजेस इन द सेम वे, यानी कि डेल जे इक्वल टू डेल एल। देयर इज मोर देन वन लाइन इन द सेम डबलेट, द लाइन इन्वॉल्विंग द लार्जेस्ट जे वैल्यू इज स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब जिसमें जो है वो लार्जेस्ट जे वैल्यू होगा वो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, मैं आप लोगों को वो नियम बता रहा था, अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होता है, ठीक है, तो जो इंटेंसिटी होगा वो 2J+1 के समानुपाती होगा, 2J+1 इसके लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगा। इस टाइप से जो है ये एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे देखो जब वो एक ही लेवल में क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। अच्छा वही था क्या। इसके बाद आता है एल्कलाइन स्पेक्ट्रा या एल्कलाइन अर्थ स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेटा मांगे कार, ठीक है, बेटा मांगे कार और बाप राजी। तो ये ऐसे ही हम लोग इसे याद करते हैं, ठीक है।
इसमें ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं। इसमें जो है बाहरी कक्षा में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 2 सभी में, ठीक है। ये जो है सब हीलियम लाइक एटॉम है। जैसे पहले वर्ग के तत्व को हाइड्रोजन लाइक बोलते हैं, ऐसे जो ये हीलियम लाइक एटॉम है, ठीक है। इनके लिए एस का वैल्यू जो है वो 2 होता है, इसीलिए एक जो है सिंगलेट स्टेट मिलता है और एक जो है वो ट्रिपलेट। आपको याद होगा हम लोगों ने पैरा हीलियम और आर्थो हीलियम पढ़ा था, ठीक है। सेम उसी तरह से सिंगलेट के लिए 1s0 1p1 1d2 और 1f3 ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ट्रिपलेट के लिए क्या मिलेगा, 1s1 3p, ये 3d और ये क्या है 3f, ठीक है। इस टाइप से जो है वो ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जब 1s1 से 3p में ये ट्रांजिशन होगा, ठीक है, ये 1s से 1 इसमें जब ट्रांजिशन होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, इन्हें हम लोग बोलेंगे कंपाउंड ट्रिपलेट या फिर एनामोलस ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जो है हमें ट्रिपलेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का एल्कलाइन स्पेक्ट्रा। बाकी इसमें भी जो सीरीज मिलेंगे वो सेम 3 तरह के सीरीज मिलेंगे। जैसे हीलियम में हम लोग को मिला था, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है। शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज और यहाँ पे देखो ये दिया गया है, ये सिंगलेट के लिए अलग दिया है और ट्रिपलेट के लिए जो है स्पेक्ट्रम अलग दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो ये सिंगलेट के लिए है, ये जो है ट्रिपलेट के लिए है। सेम है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज और फंडामेंटल सीरीज, ठीक है। ये शार्प सीरीज, ठीक है, ये प्रिंसिपल सीरीज, ये डिफ्यूज सीरीज, ये फंडामेंटल सीरीज, ठीक है। सेम ट्रांजिशन जो है हमें देखने को मिलेगा। इसके लिए सिलेक्शन रूल ये दिया हुआ है, डेल एस, डेल एल और डेल जी, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है। इसके बाद आता है जीमान इफेक्ट, ठीक है। जीमान इफेक्ट क्या होता है, देखो, splitting of energy levels of an atom in the presence of external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ये तो हम लोग का एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो नॉर्मल केस में था। अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तब जो स्पेक्ट्रल लाइन में जो स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलता है, इसे हम लोग बोलेंगे जीमान इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आप लोग याद रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड यानी एटॉम एटॉम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो हमेशा कम होगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट जो है हमें 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट, इसके लिए एस का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और जे का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और एम जे का वैल्यू जो है एम एल आ जाएगा। एनामोलस जीमान इफेक्ट क्या होता है, एनामोलस जीमान इफेक्ट में हम लोग का एस का जो वैल्यू है वो 1 नहीं होता, ठीक है, सॉरी 0 नहीं होता। एस का जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होता है। इसे हम लोग बोलते हैं एनामोलस जीमान इफेक्ट बोलते हैं। एनामोलस जीमान इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एनामोलस जीमान इफेक्ट के लिए जो है वो एज इज नॉट इक्वल टू 0। एम जे का वैल्यू क्या होता है, माइनस जे प्लस 1 से लेके जे तक जो है वो होता है, और जे का वैल्यू ये हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट, देख लेते हैं पहले। नॉर्मल जीमान इफेक्ट में सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसी से जो है आपको मतलब ट्रांजिशन दे देगा और पूछेगा कि ये जो है नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए है, किसके लिए है करके, ठीक है। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट में हम लोग आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि एस का वैल्यू 0 होगा। अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, एस का वैल्यू 0 है यानी मल्टीप्लिसिटी कितना होगा,
मल्टीप्लिसिटी हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 इक्वल टू जो है वो 1। आप लोग हमेशा चेक कीजिएगा, अगर मल्टीप्लिसिटी 1 है तभी जो है वो नॉर्मल जीवान इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर मल्टीप्लिसिटी जो है वो 1 नहीं है, एक से ज़्यादा है, तब जो है वो कौन सा जीवान इफेक्ट हो जाएगा, एनामोलस जीवान इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी से जो है आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पे एस बोल रहा हूँ, ठीक है, आप मल्टीप्लिसिटी के टर्म में याद रखना। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू 1, तब ये क्या होगा, नॉर्मल जीवान इफेक्ट होगा। सिलेक्शन रूल यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन रूल क्या होगा, सिलेक्शन रूल है आप लोग का डेल एस इक्वल टू 0, डेल जे इक्वल टू डेल एल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डेल एस इक्वल टू 0 तो हमेशा रहता ही है, और जे इक्वल टू 0 से जो है वो जे इक्वल टू 0 में जो है वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। डेल जे इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन 0 से 0 में ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेल एम जे का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 या प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ये एक सिलेक्शन रूल जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जे के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन अब जे मतलब ये एम जे को क्या बोलते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग एम एल भी पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, एम एस भी पढ़े हैं। इसे मैं क्या बोलता था, ये होता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये होता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ऐसे ही ये क्या होता है, मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये जे वैल्यू जो है वो किस तरह से स्प्लिटिंग होगा, और कितने वैल्यू में स्प्लिटिंग होता है, 2j+1 वैल्यू में जो है इसका स्प्लिटिंग हो जाता है। ठीक है, 2j+1 वैल्यू में क्या हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है। इसका एम जे का जो वैल्यू है, एम जे का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ, यहाँ ये वाला। ठीक है, इसका जो स्प्लिटिंग है वो -j से लेके +j तक रहेगा, और ये टोटल कितने वैल्यू होंगे, 2j+1 वैल्यू होंगे। ठीक है, ये होता है हम लोग का नॉर्मल जीमान इफेक्ट। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जे स्प्लिट इनटू, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जे स्प्लिट इंटू 2j+1 वैल्यू। ठीक है, अब ये जो 2j+1 वैल्यू होगा, और जो स्पेक्ट्रल लाइन, इसी के कारण हम लोग को स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, अलग अलग ट्रांजिशन होगा यहाँ पे आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो दो तरह के लाइन मिलेंगे, एक होता है पाई लाइन, इसमें एक होता है पाई लाइन और एक होता है सिग्मा लाइन। पाई लाइन क्या होता है, एम जे इक्वल टू 0 के लिए जो लाइन मिलता है उसे हम लोग पाई लाइन बोलते हैं, और एम जे इक्वल टू डेल एम जे इक्वल टू +-1 के लिए जो लाइन मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा लाइन। इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट ओनली 3 लाइन्स आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट में जो है वो 3 लाइन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ओनली 3 लाइन्स आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एक जो है वो पाई लाइन मिलेगा और दो जो है वो सिग्मा लाइन मिलेगा। सिंगल फाइन लाइन स्प्लिटेड इनटू 3 जीमान लाइन। अगर एक लाइन है नॉर्मल, अगर हम लोग देखें ट्रांजिशन, जैसे हाइड्रोजन में एक लाइन था, लेकिन वो फाइन स्ट्रक्चर में जो है वो दो लाइन, एलएस कपलिंग के कारण जो है वो दो लाइन में टूट गया। ठीक है, अब ये जो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखें जीमान इफेक्ट में देखें, तो अब जो वो दो लाइन था वो अब जो है वो 3 लाइन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। 3 जो है वो जीमान लाइन में टूट जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं जीमान इफेक्ट। ठीक है, स्प्लिट इंटू 3 जीमान लाइन। यहाँ पे जो है वो एक डायग्राम हम लोग को देन यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग का स्प्लिटिंग हुआ था, ये एस था। ठीक है, मान लेते हैं ये एल एस कपलिंग के बाद है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2s1 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये जो है हमारा 2s1 हो गया, और ये मान लेते हैं हम लोग का क्या है, 2p, ये 2s1 है, और ये जो है 2p है। ठीक है, ये 2p जो है वो 3 लाइनों में जो है अब यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, ये 2p1 है मान लेते हैं। ठीक है,
ये 1s हाफ था ये, ठीक है। और ये 1p। अच्छा, इससे पहले जो देखे थे ये क्या था, 3/2, 3/2 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 जो है ये स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये इसके लिए जो है एक ही रहेगा। अच्छा, इसके लिए भी जो है वो 2 स्प्लिटिंग हो जाएगा। एक जे इक्वल टू माइनस हाफ के लिए, और एक जो है वो जे इक्वल टू प्लस हाफ के लिए, ठीक है। माइनस हाफ के लिए अब यहाँ पे ये 3/2 है, तो 3/2 का स्प्लिटिंग कैसे देखने को मिलेगा हम लोग को, 3/2 मतलब 1/2 माइनस 1/2, और यहाँ पे -3/2, इस टाइप से जो है हमें ये स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग है अब किसके कारण, ये एम जे है, ठीक है। जे का वैल्यू, यहाँ पे जे का वैल्यू क्या है, हाफ है। यहाँ जे का वैल्यू हाफ है, इसीलिए यहाँ पे एम जे का 2 वैल्यू मिलेगा, माइनस हाफ और प्लस हाफ। यहाँ जे का वैल्यू जो है वो 3/2 है, तो यहाँ एम जे का जो है वो 4 वैल्यू मिलेगा, -3/2, माइनस हाफ, हाफ और 3/2, ठीक है। ये जो है वो जीमान लेवल में स्प्लिटिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अब ट्रांजिशन देखते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा ट्रांजिशन होगा, एक मिनट में मैं यहाँ पे एक डायग्राम ही ऐड कर देता हूँ।